नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपुल कुमार परेवा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर पेपर थर्ड इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर एपीकल्चर। ये इसका सेकंड वॉल्यूम है। कल मैंने आपको इसका फर्स्ट जो वीडियो था वो बना के डाला था। आज हम मधुमक्खी पालन के अंदर आगे की जो चर्चा है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारी बात चल रही थी कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनके अंदर जो सामाजिक संगठन है रानी, श्रमिक और ड्रोन, वो वाला कंसेप्ट हमने बात की थी। आज हमारा कंसेप्ट है कि जो मधुमक्खी का पालन है, ये पालन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके अंदर दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक जो ओल्डेस्ट मेथड है देसी विधि, और दूसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या आधुनिक विधि। हम अच्छे से जानते हैं मधुमक्खी पालन के अंदर जो शहद है वो एक व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी है। हम उसको कलेक्ट करके जब मार्केट में बेचते हैं तो कुछ लोग जो इस धंधे से जुड़े हुए रहते हैं उनके लिए एक आजीविका का स्रोत होता है। अब ये आजीविका का जो स्रोत है तो वो किस प्रकार से शहद प्राप्त करते हैं वो देखिए। जो इंडिजिनस मेथड है या भारतीय पद्धति है या देसी विधि है, इस विधि के अंतर्गत इसमें कुछ भी नहीं है। जिस जगह पर पर्टिकुलर छत्ता लगा होता है, जहाँ पर मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है, उस छत्ते के नीचे जाकर घास फूस या लकड़ी, कपड़ा या कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे आग लगती हो, और आग लगने के साथ ही उस जगह पर धुआं होता है, वो धुआं यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। धुएं से क्या मधुमक्खी उस जगह को छोड़कर भाग जाती है और वो छत्ता बचता है, जिसे वो आदमी पेड़ पे चढ़कर किसी तेज धार वाले चाकू या किसी भी चीज़ से काटकर उस छत्ते को ले लेता है और उसको स्मैश करके उसमें से शहद निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये विधि पुरानी विधि है, ओल्ड मेथड जो कि चलता आ रहा है लंबे समय से। इसमें छत्ते पर जाने वाले आदमी की हो सकता है कि मधुमक्खी डंकी भी मार दे। ऐसे तो वो जनरली खुद को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर चद्दर वद्दर डालकर फिर चढ़ता है, लेकिन फिर भी रिस्क की विधि है। दूसरा, जो इससे प्राप्त होने वाला शहद है उस शहद की क्वालिटी थोड़ी कम होती है। कारण क्या है कि जब उसको स्मैश कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि उसमें कोई दीमक रह गई हो, या फिर मधुमक्खियों के अंडे, लार्वा, निम्फ स्टेज जो इनकी होती है वो भी उसी के अंदर क्रूड होकर वो शहद के अंदर एक्सट्रैक्ट के रूप में आ जाती है। नेक्स्ट है आधुनिक विधि या मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो है इसके अंतर्गत कृत्रिम तरीके से छत्ता बनाया जाता है। उस छत्ते के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं जो बिल्कुल एज इट इज चैम्बर्ड होता है। उस चैम्बर्ड में कृत्रिम तरीके से मधुमक्खियों को रखा जाता है। जो ही मधुमक्खी उसके अंदर स्थापित होती है वो तो वही अपनी कॉलोनी बनाएगी पूरी, और जब ये परागकण चूस कर जो मकरंद लाते हैं उसको जब वो वापस निकालती है तो वो शहद एक पर्टिकुलर कोष्ठकों में जमा हो जाता है। तो आधुनिक विधि में सबसे पहले लैंडस्ट्रांक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक छत्ते का कंसेप्ट डेवलप किया। अब वो क्या था हम देखते हैं इसके अंदर। आधुनिक छत्ता जो है या आधुनिक तरीके से मधुमक्खी का पालन जो है तो उसमें निम्न टूल्स काम आते हैं। सबसे पहले तो एक कृत्रिम छत्ता होना, दूसरा हनी एक्सट्रैक्टर, तीसरा है एक नाइफ की आवश्यकता होती है, और फोर्थ है अन्य उपकरण या अदर एम्प्लायंस। एक आधुनिक छत्ते के निर्माण के लिए हमें मूल रूप से इन चार चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो कृत्रिम छत्ता होना चाहिए, दूसरा उसमें से मधु को निकालने के लिए टूल्स होना चाहिए, तीसरा एक नाइफ है जो कि उसकी मोम की कैप हटाने के काम में आता है, और फोर्थ है अदर एम्प्लायंस, जो भी है कि ये अप्लायंसेज अपने को चाहिए होते हैं जिनके अंदर अपन इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले कृत्रिम छत्ते के ऊपर आइए। कृत्रिम छत्ता जो होता है उसमें कई चैम्बर होते हैं।
इस तरीके की टाइप का एक कॉम्बिनेशन होता है, सेट होता है, जिसको कि कृत्रिम छत्ता कहा जाता है। अब इस कृत्रिम छत्ते के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखिए। सबसे पहले स्टैंड, सेकंड है बेसल, थर्ड है ब्लड चैम्बर, फोर्थ है ग्रिड, फिफ्थ है हनी चैम्बर, सिक्स है अपर हाइव और 7 है टॉप या रूफ। एक कृत्रिम छत्ते के अंदर जो जो चीज़ें होती है वो चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले स्टैंड होता है, आधार। स्टैंड जो है वो ये रहा, नीचे का जो स्टैंड होता है, इसमें टांगे लगी रहती है जिनके आधार पर इसको रखा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो कृत्रिम छत्ता होता है ये चलायमान होता है, आप इसको इजीली कैरी कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह इसको सेट कर दिया और ये लाइफ टाइम वहीं रहेगा, नहीं, आप इसको कैरी करके यहाँ से उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्टैंड होता है जिसके अंदर पैर होते हैं, इसके टांग, जिनकी सहायता से ये मजबूती से किसी भी जगह स्थिर रूप से खड़ा रहता है। सेकंड है बेसल, जो इसका आधार होता है, ये वाला, ये आधार लकड़ी या टिन की धातु का बना होता है जो कि मजबूती से इसको संभाले हुए रखता है। थर्ड है इसमें ब्लड चैम्बर। ब्लड चैम्बर जो होता है इसको सेहन कक्ष या अंड कक्ष भी कहते हैं। ब्लड चैम्बर जो है इसको सेहन कक्ष या अंड कक्ष भी कहते हैं। कोई भी जो अंडे होते हैं उनको यदि अपन बाहर से लाते हैं तो इसको सबसे पहले ब्लड चैम्बर में पहुंचते हैं, वहीं पर इनका इंक्यूबेशन होता है, उनको सेते हैं। श्रमिक वगैरह जो भी काम करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं। इसको कॉम्ब फाउंडेशन भी कहते हैं, कॉम्ब फाउंडेशन। इसके अंदर 5 से 7 जालियां होती हैं। खड़े रूप में यदि हम बात करें तो इस तरीके से, यदि इसकी अपन खड़ी काट देखें तो वो इस तरीके से रहेगी, जिस पे जालियां लगी होती है। ये जालियां जब इसमें गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, मधुमक्खी शहद बनाने लग जाती है, तो वो मोम और शहद को यहाँ लगाती है, तो एक कोष्ठ जैसी संरचना बनने लग जाती है, कोष्ठ सेल। 2 जालियों के बीच में उपयुक्त दूरी रहती है, 2 जालियों के बीच में उपयुक्त रास्ता या दूरी रहती है, जिसे स्पेस बी स्पेस कहते हैं। बी स्पेस या बी गलियारा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में आने जाने के लिए रास्ते नुमा संरचना रहती है, जिसे बी स्पेस या बी गलियारा भी कहते हैं। ये तारों से बनी मोम से सजी होती है। ये फ्रेम मधुमक्खी हेतु कोठरी का कार्य करती है। मैंने अभी आपको कहा कि सेल्स जो फॉर्मेशन है वो इसी में, मधुमक्खी बाहर से आ रही है, मकरंद वो चूस के ला रही है, वो चैम्बर में आएगी, इस चैम्बर में आने के बाद में वो उसको उगलेगी, तो उगलेगी तो वो इन चैम्बरों में फिक्स हो जाएगा और धीरे धीरे ये कोष्ठ बन जाएंगे। इन्हीं के अंदर श्रमिक रहते हैं, ड्रोन रहते हैं, जो भी है वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड। इसे रोधक जाली का रोधक जाली का या रानी पृथक्करण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक लोहे की जाली होती है जिसको ब्लड चैम्बर के बाहर लगाया जाता है। इसके अंदर श्रमिक तो आ और जा सकता है, लेकिन रानी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार इसमें प्रवेश करेगी, दोबारा वो इससे बाहर नहीं निकलेगी। कारण उसका, जब वो प्रवेश करती है तब उसकी शारीरिक संरचना कम होती है और वो अंदर रॉयल जेली खाकर जब उसका आकार बड़ा हो जाता है अंडे देने के लिए, तो अब वो उस छेद में से होकर वापस नहीं निकल पाती है। तो ये रोधक जाली का एक अवरोध की तरह कार्य करती है कि रानी छत्ते से बाहर नहीं निकल पाए। नेक्स्ट है हनी चैम्बर। इसके ऊपर जो चैम्बर होता है, कॉम्ब फाउंडेशन के ऊपर हनी चैम्बर होता है, यहाँ पर हनी कलेक्ट किया जाता है, हनी को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसी के अंदर एक जालीनुमा संरचना ऊपर रहती है जिसे इनर कवर कहते हैं, इनर कवर। यह इनर कवर एक तरीके से ऊपर आवरण बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अपर हाइव। अपर हाइव जो है ऊपरी कवर, जो ये श्रमिकों के लिए विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल, कई बार क्या होता है
जैसे रस का मौसम चला गया, फूल नहीं है बाहर और हमको शहद बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो उस समय इनको एक चारा दिया जाता है, वो चारा होता है चीनी का घोल। चीनी का जो घोल होता है ना, चाशनी जिसे अपन कहते हैं, उस चीनी के घोल को अपर हाइव के चैम्बर में रख देते हैं। यहाँ पे अपर हाइव के चैम्बर में यहाँ पर अपन चीनी का घोल रख देते हैं, तो श्रमिक जाते हैं और उसको वो अपना भोजन समझकर खा लेते हैं, और फिर बाद में जब वो प्रोसेस होता है एंजाइमेटिक, तो वो उसी को शहद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। एट द लास्ट टॉप जो होता है, इसका ऊपर का छत जो है, ये छत टिन की बनी हुई होती है। ये धूप से सुरक्षा, शत्रुओं से सुरक्षा, या इसको पूरे को आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। ये अपना कृत्रिम छत्ता हो गया। इसके बाद देखिए मधु निष्कर्षक। मधु निष्कर्षक, मधु शहद को कहते हैं, ये इसका हिंदी रूप है मधु, हनी। एक मधु निष्कर्षक एक टूल होता है, उपकरण होता है, जिसमें जाली लगी हुई होती है, प्लस इसमें लोहे के डंडे, रोटर टाइप के, घूमने के लिए लोहे के डंडे रहते हैं। इसको कॉम्ब फाउंडेशन में लगाकर, कॉम्ब फाउंडेशन की जो सेल्स होती है, उन सेल्स के अंदर जो मोम होता है या शहद होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज तरीके से कलेक्ट किया जाता है। शहद निष्कर्षक, शहद को निकालने का जो टूल है, वो एज ए जाली प्लस रोटर से बना हुआ होता है। ये रोटर घूमते हैं सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से, अपकेंद्रण बल की सहायता से संपूर्ण शहद को एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किया हुआ शहद शुद्ध गुणवत्ता युक्त होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी अंडा लार्वा वाली कंडीशन नहीं होती, और सेंट्रीफ्यूज करने से शुद्ध शहद नीचे बैठ जाता है, जिसको अपन बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना नाइफ। कॉम्ब फाउंडेशन की जो फ्रेम है, अभी मैंने आपको डायग्रामेटिक बताया था, उसकी जो फ्रेम है, जब उसमें श्रमिक शहद और मोम लाकर उसके अंदर डालते हैं, तो मोम की ऊपर एक कैप नुमा संरचना बन जाती है, जो कि सेल्स को बंद कर देती है। जो कोठरी होती है, उस कोठरी की ऊपरी परत पर मोम की एक परत जम जाती है, जिसे कैप कहते हैं। इसको एक चाकू लेते हैं, उस चाकू को गर्म करके इस कैप को रिमूव करते हैं, कैप को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के फलस्वरूप उस सेल्स के अंदर एकत्रित किया हुआ शहद हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अदर अप्लायंस के अंदर देखिए, अदर अप्लायंस में सबसे पहले मधुमक्खी का कवर आता है। जो भी आदमी इस काम को डील कर रहा है, जैसे शहद कलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर कोई आदमी वहाँ पर रहता है, तो जो भी आदमी इसको डील कर रहा है, वो डील करने वाला अपने आप को एक प्लास्टिक के कवर से कवर्ड कर लेता है। प्लास्टिक के कवर से जब वो कवर कर लेता है, तो उसको डंक वंक मारने की जो नौबत है, वो नौबत वहाँ पर नहीं रहेगी। सेकंड है ग्लव्स वगैरह, प्रॉपर हैंडलिंग के लिए अपने हाथों में ग्लव्स का पहनना। आप दस्ताने पहनकर काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है ब्रश वगैरह, मान लीजिए किसी चीज़ की सफाई करनी है अपने को, तो ब्रश की सहायता से उसको अपन, उसके सेल्स जो हैं उन पे कोई गंदगी जमी हुई है तो उन चीज़ों को अपन साफ कर लेते हैं। इस प्रकार हम कृत्रिम छत्ते की सहायता से मधु का पालन कर लेते हैं। मधुमक्खी के पालन के लिए एक छत्ता लिया जाता है। इस छत्ते को उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त स्थल पर रख दिया जाता है। वहाँ पर शुरू में नई कॉलोनी सेट करने के लिए वृंदन पे गए हुए जीवों को, श्रमिक जो है, उसको एक कैप नुमा जाली होती है जिसमें शहद लगा के रख देते हैं और उनके मार्ग में रख देते हैं। तो जो ही वो वृंदन करने वाले जीव हैं, वो उसमें मार्ग में से गुजरते हैं तो शहद के आकर्षण में उस जाल में आ जाएंगे। उनको वहाँ से उठाकर अपन अपनी छत्ते के अंदर ब्लड चैम्बर में जाकर रख देते हैं।
फिर किसी दूसरे छत्ते से एक रानी मधुमक्खी को लाकर अपन उसको ऊपर थोड़ा सा शहद लगाकर उसको उसी चैम्बर में रख देते हैं, तो वहाँ के श्रमिक उसको अपना मानकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और छत्ते के अंदर सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमने कल भी बात की थी, एक छत्ते में केवल एक ही रानी रहती है, ज़्यादा रानी होने की स्थिति में उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक ही रानी उसके अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि अपना कंसेप्ट ऐसा है कि एक बार घुस गया जो वापस रानी बाहर नहीं निकल पाएगी। समय समय पर छत्ते की देखभाल की जाती है, मौसम का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, दीमक वगैरह जो इसके एनिमी है मधुमक्खी के, उनसे उनकी रक्षा की जाती है। समय समय पर छत्तों की साफ सफाई का, रख रखाव का, प्रबंधन का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार इस टेक्नोलॉजी से हम शहद प्राप्त कर सकते हैं और आराम से इसे एक कल्चर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। यदि भारत में मैं बात करूं तो भारत में ये कई राज्यों के अंदर फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, चारों तरफ। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर भरतपुर, अलवर, कोटा में इसकी गतिविधियां ज़्यादा हैं और एपीकल्चर का एक अच्छा मार्केट उपलब्ध है। सरकार भी इस पर सब्सिडी देती है। यदि आप ये बिजनेस चालू करना चाहें तो आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह, उससे संबंधित सब्सिडी, पैसे वगैरह सारी सुविधा सरकार हमको प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट है हनी। अब हमने शहद की इतनी बात तो कर ली, थोड़ा सा हनी के और वैक्स के यूजेज अपन इसमें देख लेते हैं। शहद होता है, स्वाद में मीठा होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक अच्छा कारगर साबित है, बिकॉज इसमें लेवल ऑफ ग्लूकोज कम होता है। और ब्लड प्योरीफायर बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोगों ने कई बार विज्ञापन देखा होगा कि शहद को गर्म पानी में मिला के पिए, दूध में मिला के पिए, रात को सोते समय दूध के साथ लें। तो एज ए प्योरीफायर, ब्लड प्योरीफायर बहुत अच्छा है। शरीर में एनीमिया वगैरह या आपके रुधिर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो चिकित्सक आपको सलाह देगा कि साहब शहद का इस्तेमाल कीजिए। तो शहद को एक भोजन के रूप में, एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में हम काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। वही वैक्स की, वैक्स भी एक इसका बाई प्रोडक्ट है। शहद तो हमें प्राप्त हो रहा है, साथ साथ में मोम भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो मोम के उपयोग आप लोगों को अच्छे से पता है। ऑर्नामेंटल्स के अंदर जितनी भी चीज़ है तो मोम की बनती है। कैंडल वगैरह है, घर में अपने जो कैंडल है वो मोम का प्रोडक्ट है। इसके अलावा शेविंग किट वगैरह, जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स वगैरह हैं, इनके अंदर सबों के अंदर मोम्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ओवरऑल एपीकल्चर एक फायदे का सौदा है। मधुमक्खी का पालन किस प्रकार से किया जाए ताकि ये एक व्यवसाय की दृष्टि से उन्नत रहे। मेरे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे का चैप्टर फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।